Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अलॉन्ग विथ यूपीएससी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और आपको यहाँ पर हम बेसिकली ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे आपको स्टेटमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करते हुए फिर करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following fauna are typically found in the tropical evergreen and semi-evergreen forest of the Western Ghat? आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्पेशीज़ हैं जो आपको वेस्टर्न घाट के ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए एनालाइज कर लेते हैं इनमें से कौन कौन से फौना यहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट है मालाबार जायंट स्क्वेरल, इसको हम इंडियन जायंट स्क्वेरल भी कहते हैं एंड ये जानी जाती है अपने स्ट्राइकिंग मल्टी कलर्ड फर के लिए एंड मेनली ये फीड करते हैं फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड नट्स के ऊपर, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट के एवरग्रीन फॉरेस्ट में। सेकेंड है यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल। तो ये जो स्पेशीज़ हैं इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट के अंदर सीड डिस्पर्जल के प्रोसेस में एंड ग्रेट हॉर्नबिल भी आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न घाट्स के एवरग्रीन फॉरेस्ट में। थर्ड है यहाँ पर ब्लैक पैंथर। इसका मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू मेलानिस्टिक वेरिएंट्स ऑफ लेपर्ड्स या फिर जैगुआर्स एंड यहाँ पर इनके डार्क फर होते हैं बिकॉज इनके पास मेलानिन पिगमेंट बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में होता है एंड ये एक्सीलेंट क्लाइंबर्स और स्विमर्स भी होते हैं। तो ब्लैक पैंथर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन स्नो लेपर्ड फोर्थ जो ऑप्शन है आपका, ये एलिवेशंस पर रहते हैं बिटवीन 3000 टू 5500 मीटर्स, ठीक है। एंड इनके थिक फर होते हैं एंड दे हैव लॉन्ग टेल्स एज वेल ताकि ये कोल्ड माउंटेन हैबिटाट्स को सर्वाइव कर सकें एंड स्नो लेपर्ड्स सॉलिटरी बेसिस पर रहते हैं, ओके। तो स्नो लेपर्ड्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स में, रैदर ये आपको एलिवेशंस पर मिलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 सही था। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्नो लेपर्ड हैं, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रीजन्स में रहते हैं एंड इसीलिए इनके पास जो फर होते हैं बहुत ही थिक होते हैं ताकि वो उस चीज़ को सर्वाइव कर सकें, टैकल कर सकें, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं एंड वी हैव टू चेक कौन सा सही है। द फर्स्ट वन इज रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्गे लीडिंग टू एल्गल ब्लूम। सेकेंड है इंक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल एंड द थर्ड वन इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन फिश पॉपुलेशन। आपने जैसे ही स्टेटमेंट्स पढ़े आपको तुरंत एक प्रोसेस याद आना चाहिए विच इज़ नेम्ड एज यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पर वाटर बॉडीज़ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स रिसीव करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ होता है एंड इसकी वजह से डेफिनेटली जो ऑक्सीजन है वो डिप्लीट होती है और इससे जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है, हमारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं जो यूट्रोफिकेशन को कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने बात करी एल्गल ब्लूम्स की। तो इसका मतलब क्या होता है? मीन्स रैपिड इंक्रीज इन द एल्गे पॉपुलेशन इन वाटर बॉडीज, ठीक है। एंड कुछ यहाँ पर एल्गल ब्लूम्स जो हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं विच आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। तो सनलाइट एंड वार्म टेम्परेचर ये दोनों चीज़ें प्रमोट करती हैं एल्गल ब्लूम के फॉर्मेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्गे लीड्स टू एल्गल ब्लूम। बिल्कुल सही है ये बात कि अगर एल्गल ब्लूम्स फॉर्म हो रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर एल्गे का रैपिड ग्रोथ हो रहा है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो सीवेज से आते हैं इट कॉजेज रैपिड एल्गल ग्रोथ और इसकी वजह से आपका एल्गल ब्लूम कॉज होता है, ठीक है। सेकेंड है इंक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स। नो, क्योंकि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल हैं वो यहाँ पर डिक्रीज़ होंगे। हमने यहाँ पर देखा था क्योंकि जो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज़ होती है बिकॉज बैक्टीरिया जो हैं वो डेड एल्गे को डिकम्पोज करते हैं एंड इनके लिए उन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन कंज्यूम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एंड द थर्ड स्टेटमेंट से सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन फिश पॉपुलेशन। येस, क्योंकि यहाँ पर जो
ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। इससे जो हमारे एक्वेटिक स्पेशीज़ हैं जैसे कि फिशेज़ वगैरह, उनकी पॉपुलेशन में आप एक डिक्लाइन देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लो ऑक्सीजन है, इट इज़ कॉज्ड बाय दिस प्रोसेस यूट्रोफिकेशन एंड इट लीड्स टू फिश डेथ। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हियर आंसर इज सी ऑप्शन 1 and 3 ओनली। यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत था, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे हाइपॉक्सिया की। व्हाट इज दिस टर्म हाइपॉक्सिया? It is related to this question. Hypoxia means low oxygen condition in water or air. इस condition को हम कहते हैं hypoxia. Aquatic hypoxia जो है इसकी वजह से बहुत massive amount में fish kills देखे जाते हैं एंड यहाँ पर biodiversity loss भी होता है। Hypoxic zones जो oceans में होते हैं इनको हम dead zones के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया की बात करेंगे अगर डिकम्पोजिशन के मामले में, तो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं जिसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं इन द इकोसिस्टम। वाटर के अंदर बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, जिससे जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो लोअर या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया था, फर्स्ट एंड थर्ड वर परफेक्टली फाइन। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आर करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इसका प्राइमरी लोकेशन दिया हुआ है, वी हैव टू चेक कौन सा सही है। द फर्स्ट वन इज द्रुजबा एंड ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम रशिया टू यूरोप। क्या ये एक ऑयल पाइपलाइन है फ्रॉम रशिया टू यूरोप? तो ये जो द्रुजबा पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑयल पाइपलाइंस इन द वर्ल्ड एंड ये पाइपलाइन क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम रशिया टू मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। ऑयल पाइपलाइन ऑफन रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर करती हैं टू प्रिवेंट लीकेज एंड स्पिल, राइट। एंड यहाँ पर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, इट इज़ एन ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम रशिया टू यूरोप। सेकेंड है नॉर्ड स्ट्रीम, इज इट अ नेचुरल गैस पाइपलाइन अंडर द बाल्टिक सी? तो ये भी सही है, नॉर्ड स्ट्रीम जो है ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है अंडर द बाल्टिक सी, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नेचुरल गैस पाइपलाइन की, तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन आपका रन करता है अंडर द बाल्टिक सी विच कनेक्ट्स बेसिकली विच टू कंट्रीज रशिया एंड जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेचुरल गैस पाइपलाइंस हैं इट रिक्वायर द कंप्रेसर जिससे कि मेंटेन रहे प्रेशर अलोंग द रूट। एंड द थर्ड वन इज तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन फ्रॉम रशिया टू टर्की अक्रॉस द ब्लैक सी। ये पेयर क्या सही है? तो तुर्क स्ट्रीम भी एक हमारी गैस पाइपलाइन है विच रन्स फ्रॉम रशिया टू टर्की अक्रॉस द ब्लैक सी, ये सही है। एंड द फोर्थ वन इज यमल यूरोप ऑयल पाइपलाइन पासिंग थ्रू बेलारूस टू पोलैंड। यहाँ पर पहला ही जो वर्ड है वो गलत है क्योंकि यमल यूरोप जो है ये आपका नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ये ऑयल पाइपलाइन है ही नहीं, तो आगे कंट्रीज चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही थे, फोर्थ वाला पेयर गलत था। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर इज 1, 2 and 3, okay. Now here let's discuss some keywords that we have seen in this question. First of all we'll be talking about Black Sea. तो Black Sea कौन कौन से कंट्रीज से बाउंड्री है इसकी? तो 6 कंट्रीज के साथ में इंक्लूडिंग टर्की एंड रशिया, ठीक है। एंड ये जो ब्लैक सी है ये कौन कौन से चीज़ों को कनेक्ट करता है? मेडिटेरेनियन सी को वाया द बोसपोरस स्ट्रेट, ये सब नाम याद रखिएगा, ठीक है। ब्लैक सी हैज़ अ लेयर ऑफ एनऑक्सिक वाटर दैट प्रिजर्व्स शिप रेक्स फॉर सेंचुरीज, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ फोर्थ वाला आपका जो पेयर है वो गलत था, बाकी तीनों परफेक्टली फाइन थे। Now next is which of the following are criteria used for designating a wetland of international importance? रामसर साइट। रामसर साइट किसी भी जगह को डिक्लेयर करने के लिए आपको बताना है क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे रामसर कन्वेंशन की। तो रामसर कन्वेंशन हमने साइन किया था 1971 में इन रामसर सिटी इन द कंट्री ऑफ ईरान एंड इसके हेल्प से हम प्रमोट करते हैं वेटलैंड्स का सस्टेनेबल यूज़ एंड कंजर्वेशन एज वेल। एंड वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर सामने आते हैं उनको हम डेजिग्नेट करते हैं एज द रामसर साइट्स, ओके। नाउ हियर वी टॉक्ड अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं अर्थ के एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम अगर आप उसको स्टेबल करना चाहते हैं एंड ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी। डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन मेजर थ्रेट्स हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, राइट। नाउ लेट्स सी क्या क्या क्राइटेरिया दिया है। फर्स्ट है इट सपोर्ट्स वल्नरेबल इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज। तो ये बिल्कुल सही है, ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है अगर किसी साइट को आपको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी रामसर साइट के तौर पर डिक्लेयर कराना है तो। सेकेंड, इट रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, ये भी सही है। थर्ड है इट इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड कमर्शियल ओट्स। देखिए
कहीं पर भी अगर मिनरल्स या फिर कमर्शियल ओर्स मौजूद होंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस को ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पर जाकर माइनिंग वगैरह का प्रोसेस करेंगे उन ओर्स को निकालने के लिए, राइट। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो जो साइट है वो कहीं से भी कंजर्व या प्रेजर्व नहीं हो सकती है, राइट, क्योंकि वहाँ पर हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उस जगह का और वहाँ पर हम माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस आ जाता है एंड डेफिनेटली इससे जो आपकी साइट्स हैं वो इफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सही नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेज स्पॉनिंग ग्राउंड और नर्सरी। तो ये बिल्कुल सही है, ओके। तो यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके कमर्शियल ओर्स या मिनरल्स होंगे तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ेगा एंड फिर वो जगह कहीं से भी प्रिजर्व नहीं रह जाएगी, ओके। तो 1, 2 एंड 4 यहाँ पर सही थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर इज बी ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ओनली, ओके। तो यहाँ पर जो मिनरल एक्सट्रैक्शन था, कमर्शियल मिनरल एक्सट्रैक्शन, इसमें आप माइनिंग करते हैं मिनरल्स की फॉर प्रॉफिट एंड डेफिनेटली इससे हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक डैमेज होता है, हैबिटाट लॉस भी होता है एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं टू लिमिट दिस इम्पैक्ट ऑन सेंसिटिव इकोसिस्टम, ओके। तो थर्ड वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट होगा आपका। 1, 2 एंड 4 आर परफेक्टली फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ रामसर साइट्स दे होस्ट। तो इन स्टेट्स के पास रामसर साइट्स जितनी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। रामसर साइट्स के बारे में पीछे हमने देखा कि दीज आर द वेटलैंड्स दैट आर डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या होता है, हमारे जो भी वेटलैंड्स हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ प्रमोट करना एंड इन साइट्स को कंजर्व करना। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो लगभग 2400 प्लस रामसर साइट्स फिलहाल हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सेट देम। द फर्स्ट वन इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास अभी रिसेंटली एक हमारा नया रामसर साइट आया है एंड दिस इज़ द शेखा झील, ठीक है। एंड इसी वजह से ये चीज़ अगेन न्यूज़ में आई थी, क्योंकि यूपी की तरफ से ये 12th नंबर का हमारा रामसर साइट अभी रिसेंटली इस लिस्ट में ऐड हुआ है, ओके। तो उत्तर प्रदेश के पास अब टोटल यहाँ पर 12 रामसर साइट्स हो गए हैं एंड यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, देन कम्स पंजाब एंड देन कम्स उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पर तमिलनाडु फर्स्ट पर आता है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु के पास हैं, देन उत्तर प्रदेश के पास 2, 1 एंड देन पंजाब एंड आफ्टर दैट फोर्थ दैट इज़ उड़ीसा। 2, 1, 3, 4 इज़ द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ओके। नो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर इंडिया के अंदर रामसर साइट्स की, तो आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली बहुत सारी रामसर साइट्स बैक टू बैक डिक्लेयर हो रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पर वेटलैंड्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं, राइट। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि जो पटना बर्ड सैंक्चुरी है यूपी से, ये भी हमारी वेटलैंड की लिस्ट में शामिल हो गया था एंड इसके अलावा एक और साइट थी विच इज़ नेम्ड एज छारी ढांड। ये कहाँ की साइट है, इट इज़ द साइट फ्रॉम गुजरात। ये भी ऐड हुआ था अभी रिसेंटली हमारे इस रामसर साइट के लिस्ट में। तो इसी के साथ इंडिया के अंदर अब टोटल 99 रामसर साइट्स हो गई हैं, 1 कम 100, ओके। एंड यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करेंगे ग्लोबल लेवल पर, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स आपको कहाँ पर मिलेंगी, यूके में, ओके। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा। एंड यूके के अलावा अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट का एरिया कहाँ पर है, तो ये कंट्री है बोलीविया। ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट्स विच ऑफ द अबव आर लोकेटेड इन लद्दाख। आपको बताना है इनमें कौन सी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। द फर्स्ट वन इज़ अल्ट्री मोनेस्ट्री। ये जानी जाती है अपने इंडो तिब्बतन आर्ट के लिए। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज़ है लद्दाख की, जो मानी गई कि 10th सेंचुरी की है एंड द म्यूरल्स इन आल्की आर अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली तिब्बतन बुद्धिस्ट एरा, ठीक है। तो ये सही है। सेकेंड है हेमिस मोनेस्ट्री। ये लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख की एंड ये बिलोंग करता है द्रुक्पा लाइनेज को ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज़्म, ठीक है। एंड यहाँ पर हेमिस होस्ट करता है एक फेमस एनुअल फेस्टिवल जिसका नाम होता है हेमिस सेशु, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी लद्दाख में है। द थर्ड वन इज़ थिक्सी मोनेस्ट्री। थिक्सी मोनेस्ट्री की बात करेंगे तो ये भी लद्दाख में है। एंड द फोर्थ वन इज़ दिस्कित मोनेस्ट्री। ये चारों मोनेस्ट्रीज़ जो लिखी हुई हैं ये सब लोकेटेड हैं लद्दाख में, ठीक है। तो विच ऑफ द अबव आर लोकेटेड इन लद्दाख, हियर आंसर इज डी ऑप्शन। ये सारी मेजर स्पिरिचुअल हब्स हैं लद्दाख के एंड हेमिस इसमें से सबसे बड़ी है, इट इज़ द लार्जेस्ट। आल्की इज़ फेमस फॉर इट्स इंडो तिब्बतन आर्ट एंड थिक्सी एंड दिस्कित की बात करेंगे तो दीज आर द आइकॉनिक गैलुक्पा मोनेस्ट्रीज़ जो कि बहुत सारे डिवोटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग हाई प्रोफाइल रिलीजियस इवेंट, फाइन।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4. ओके. लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो इट इज़ अ रीजन इन नॉर्दर्न इंडिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ हाई पासिस. ठीक है. एंड ये पार्ट है हमारे लार्जर कश्मीर रीजन का. इसका जो कल्चर है इट इज़ हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बतन बुद्धिज्म. फाइन. मूविंग टू 7th क्वेश्चन. According to Buddhist tradition, which of the following cities received a portion of the Buddha's relics immediately after his महापरिनिर्वाणा? तो जब बुद्धा का क्रिमेशन होता है एट कुशीनगर, उनके जो relics थे दे वर डिवाइडेड इनटू 8 पोर्शंस. ठीक है. एंड इसमें से कौन कौन से हैं? राजगीर, वैशाली एंड कपिला वस्तु. देवर अमंग द ओरिजिनल 8 रेसिपिएंट्स. लेकिन यहाँ पर पाटलिपुत्र जो है, जिसको प्रेजेंट डे पटना के रूप में हम जानते हैं, इट बिकेम सिग्निफिकेंट बाद में जब एम्परर अशोका का रूल आता है उस टाइम पे, जिन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूट किया था रिलिक्स को इनटू 84,000 स्तूपास. ठीक है. तो पाटलिपुत्र इसमें ओरिजिनल रेसिपिएंट नहीं था एंड दे वर द ओरिजिनल रेसिपिएंट. तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. योर आंसर इज बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3. ठीक है. बुद्धा के जो रेलिक्स थे दे आर बिलीव टू कैरी स्पिरिचुअल पावर इन बुद्धिज्म. एंड ये जो रेलिक्स हैं दीज आर ऑफन एनश्राइंड इन स्टूपास और टेम्पल्स फॉर वर्शिप. एंड रेलिक्स को डिवाइड करना अमंग द फॉलोवर्स इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द बुद्धिस्ट टीचिंग्स. राइट. एंड कुशीनगर की जो हमने बात करी कि जो लॉर्ड बुद्धा जी का क्रीमेशन था ये कुशीनगर में हुआ था. तो कुशीनगर इज़ द प्लेस जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने अपना परिनिर्वाणा यानी फाइनल निर्वाणा अटेन किया था. एंड इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है. तो जो मेन स्टूपा है इन कुशीनगर इट मार्क्स द साइट ऑफ बुद्धास क्रीमेशन एज वेल. ओके. देन हमने पाटलिपुत्र की बात की थी जिसको एम्परर अशोका ने काफ़ी ज़्यादा फेमस किया था. तो अशोका ने रूल किया था मौर्यन एम्पायर को ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी BCE. एंड यहाँ पर अशोका ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था आफ्टर द कलिंगा वॉर. और इसके बाद इन्होंने 1000 ऑफ स्टूपास डेवलप किए टू प्रमोट बुद्धिज़्म रिलीजन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर EU मेंबर स्टेट्स टू ज्वाइन द यूरोजोन? यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स को अगर यूरोजोन ज्वाइन करना है तो आपको बताना है इसके लिए कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या रखा गया है. कन्वर्जेंस क्राइटेरिया असल में पार्ट है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी का फॉर यूरोजोन एंट्री. ये इंश्योर करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अमंग द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स बिफोर एडॉप्टिंग द यूरो. ठीक है. तो यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले इन्फ्लेशन को मेंटेन करना होता है विद इन द 1.5% ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स. इसी के साथ बजट डेफिसिट जो आपका है वो 3% ऑफ GDP से कम होना चाहिए. एंड पब्लिक डेट जो आपका है वो 60% ऑफ GDP से कम होना चाहिए. ठीक है. पब्लिक डेट. यहाँ पर ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार. फर्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी, हमने बात करी इसकी. सेकंड है साउंड पब्लिक फाइनेंसेस. डेफिसिट लिमिट जो कि 3% ऑफ GDP से कम होना चाहिए, ये भी सही है. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी सही है. बट कॉमन डिफेंस स्पेंडिंग मिनिमम्स ये नहीं है क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ दीज यूरोपियन यूनियन फिजिकल रिक्वायरमेंट. ठीक है. ये बल्कि एक नाटो की गाइडलाइन है विच इज़ टोटली अनरिलेटेड टू यूरोजोन एक्सेशन. ठीक है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन ओनली 1, 2 एंड 3. ओके. इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है कि इन्फ्लेशन रेट्स 1.5% अबव द बेस्ट परफॉर्मिंग यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. इन्फ्लेशन का मतलब हिंदी में आप क्या समझते हैं? महंगाई. इट मेजर्स द जनरल राइज इन प्राइसेस ओवर टाइम इन एन इकोनॉमी. एंड यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक कॉमन इन्फ्लेशन मेजरमेंट टूल है. ठीक है. हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है? जब प्राइसेस अनकंट्रोलेबल तरीके से इंक्रीज़ होने लगते हैं एंड 50% पर मंथ के एक्सेलरेशन के साथ इंक्रीज होते हैं तब. ठीक है. बजट डेफिसिट कब होता है आपका? जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज कर जाए रेवेन्यू से इन अ फिस्कल ईयर, तो हम इस चीज़ को कहते हैं बजट डेफिसिट. एंड 3% डेफिसिट लिमिट इज अ कॉमन रूल इन द यूरोपियन यूनियन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट. ठीक है. एंड यहाँ पर हमने लास्ट में नाटो की भी बात करी थी. तो फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है. 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया था. ओके. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. मैच द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू एनर्जी इकोनॉमिक्स. यहाँ पर हमें एनर्जी इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स दिए हुए हैं. वी हैव टू मैच देम. द फर्स्ट वन हियर इज ब्रेंट क्रूड. ब्रेंट क्रूड क्या है? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ सी बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्वे. ठीक है. एंड इसको हम क्लासीफाई करते हैं एज अ लाइट स्वीट क्रूड क्योंकि इसमें जो सल्फर कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है एंड डेंसिटी भी इसकी लो होती है. ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जो हैं वो ऑयल मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में. ठीक है.
तो ये मेजर ट्रेडिंग क्लासिफिकेशन है लाइट स्वीट क्रूड ऑयल का दैट सर्व्स एज अ प्राइमरी बेंचमार्क फॉर ऑयल प्राइसेस अक्रॉस द अटलांटिक बेसिन, पर्टिकुलरली ऑयल के लिए हमारे नॉर्थ सी साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पेयर है वो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ मेजर बेंचमार्क फॉर अटलांटिक बेसिन ऑयल, ओके। ए का पेयर हमने ढूंढा 2 के साथ। सेकेंड है यहाँ पर हेनरी हब। हेनरी हब इज़ लोकेटेड इन USA, ठीक है, एंड ये कनेक्ट करता है मल्टीपल इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइंस को। हेनरी हब प्राइसेस ग्लोबल बेंचमार्क सेट करते हैं फॉर नेचुरल गैस फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो एक नेचुरल गैस पाइपलाइन हेडर है USA में, एंड यहाँ पर इसका प्राइमरी रोल क्या है, प्राइस बेंचमार्क सेट करना फॉर नॉर्थ अमेरिकन नेचुरल गैस, ठीक है। तो बी का पेयर हमें किसके साथ मिला, फर्स्ट के साथ, ग्लोबल बेंचमार्क फॉर नेचुरल गैस प्राइसेस। तो बी इज़ रिलेटेड टू 1। द थर्ड वन इज़ क्रैक स्प्रेड। तो क्रैक स्प्रेड मेज़र करता है रिफाइनरी प्रॉफिटेबिलिटी को फ्रॉम क्रूड ऑयल टू एंड द प्रोडक्ट्स, एंड ये वेरी करते हैं बेस्ड ऑन डिमांड फॉर गैसोलीन, डीजल एंड जेट फ्यूल सीजन्स, ठीक है। तो रिफाइनरीज यूज़ करते हैं क्रैक स्प्रेड को टू रिड्यूस द प्राइस रिस्क इन ऑपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्रैक स्प्रेड एक टर्म है जिसको आप एनर्जी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जो ये डिस्क्राइब करता है कि प्राइस डिफरेंस बिटवीन अ बैरल ऑफ क्रूड ऑयल एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितना होना चाहिए। ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट मार्जिन फॉर द रिफाइनरीज, ओके। तो यहाँ पर सी का जो रिलेशन है वो 4 के साथ है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ क्रूड एंड रिफाइंड प्रोडक्ट। सी इज़ रिलेटेड टू 4. And the last one is bunker fuel. What is this bunker fuel? So it is the residual fuel oil which is used to power ships, large vessels, ठीक है। स्पेशली ये आपका हैवी फ्यूल ऑयल होता है जो आप कार्गो शिप्स और वेसल्स में यूज़ करते हैं। एनर्जी इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो बंकर स्प्रेड या फिर इसका जो एसोसिएटेड कॉस्ट है, इट ऑफन रिलेट टू द लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग एक्सपेंसेस अक्रॉस द मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड के साथ इसका रिलेशन है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ शिपिंग ऑयल थ्रू चोक पॉइंट्स, ओके। तो डी इज़ रिलेटेड टू 3, एंड लेट्स चेक इसमें से कौन सा सही है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन A2, B1, C4, D3, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स और द रिजर्व्स विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। आपको ये मैच करना है। सो इट लाइज इन महाराष्ट्र, ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी सही हो जाएगा। सेकेंड है यहाँ पर बांदीपुर इन कर्नाटका, ये भी सही है, सही लिखा हुआ है। सी है यहाँ पर कान्हा मध्य प्रदेश, एंड डी है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। सारे ही पेयर्स यहाँ पर एक्चुअली में सही लिखे हुए हैं, कुछ भी इसमें आपको मैच नहीं कराना है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर A1, B2, C3 एंड D4 हो जाएगा। डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर, ओके। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स जो हमने देखे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ये अपनी बंगाल टाइगर पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड इस रिजर्व में आपको 300 से ज़्यादा बर्ड स्पेशीज़ मिल जाएंगी। बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कर्नाटका में है ये, एंड इसको जो है हंटिंग ग्राउंड के तौर पर यूज़ किया जाता था महाराजास के द्वारा। इट इज़ नाउ टू होम टू एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जंगल बुक, एंड ये मध्य प्रदेश में है। इट इज़ नोन फॉर 12 सिंघा डियर। ये 940 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड का। जिम कॉर्बेट हमारा इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जस्ट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1936। उत्तराखंड में लोकेटेड है ये अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, एंड दिस पार्क इज नेम्ड आफ्टर हंटर एंड कंजर्वेशनिस्ट दैट इज जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो ये जो आइकॉनिक टाइगर रिजर्व्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इफेक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड टूरिज्म बैलेंस, जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ही पेयर्स अपने साथ करेक्टली मैच थे, यहाँ पर कुछ भी मैच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी आर डन विद आवर 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस सेशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस आपके पास कोई सजेशन है, कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा, एंड हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सेट नंबर 1 से देखिएगा, आपको डेफिनेटली इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम कल फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.